ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का यानी मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये सीरीज़ में हम करेंगे क्या, इस सीरीज़ में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो टाइप्स होंगे क्वेश्चंस के, मतलब जैसे एक्सरसाइज होती है एक, तो एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम जब आएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर के बीच में 2 दिन का गैप है या 1 दिन का गैप है, तो उसमें आप पूरे मैथ्स के सम तो नहीं कर सकते, है ना। तो आपको बेहतर क्या है, पूरे मैथ्स के सम की जगह क्या करके आएंगे आप, उसके टाइप्स करके जा सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये सीरीज़ करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें पहले टाइप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला स्टेप ये है कि जितने क्वेश्चंस कराना हो उतनों को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो घर पे आके। दूसरा, हर चैप्टर का एक दूसरा असाइनमेंट होगा। दूसरा असाइनमेंट क्या होगा, आपके पास तकरीबन 4 या 5 बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर है। जैसे कि आज हमने लीनियर इक्वेशन करेंगे आज इंशाल्लाह हम, तो लीनियर इक्वेशन के 5 पेपर में से पूरे ढूंढ के क्वेश्चन निकालने हैं और अगले असाइनमेंट में वो पूरा सॉल्व करके लाना है बिना देखे। उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा गूगल पर आपको देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक कवर कर लिए, आपने टाइप्स कवर कर लिए, अब आपको मैक्सिमम बोर्ड्स के सम करने आने चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब बोर्ड का सम कर लेता है तो आदमी, स्टूडेंट जब बोर्ड का सम प्रैक्टिस करके ख़त्म कर देता है उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे यार मैंने बोर्ड का सम कर लिया, अब तो एग्ज़ाम में भी आएगा तो मैं कर लूँगा। समझ गए? तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, वो और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप एक्चुअली में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी किस तरह से रहेगी, हम लोग मार्क्स वाइज क्वेश्चन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन से 1 मार्क वाले क्वेश्चन कौन से आते हैं। यूजुअली 1 मार्क वाले क्वेश्चन हमारे कौन से होते हैं, MCQs होते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर MCQ ही लेकर चलेंगे, बट ऐसे समझेंगे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन का सोर्स हमारा नवनीत 21 रहेगा। ठीक है, आप कोई और भी स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैं लेकर आ गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी से 1 मार्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, किसी से भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल है और बेस्ट लगे आपको उससे करिएगा। ठीक है, तो सवाल देखते हैं कि क्या है। ठीक है ना, मैं इसका PDF भी आपको बना कर दे दूँगा ताकि आपको वो नहीं रहे कि भाई हमारे पास क्वेश्चन नहीं है या हम देख रहे हैं खाली। ठीक है, तो चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल। ठीक है, हम ज़्यादा फार्मूले पे जाएंगे नहीं, इसके डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको। ठीक है, फार्मूला वार्मूला देखना है तो वीडियो तो है और लेक्चर भी तुम बैठ चुके हो। पहला सवाल ये है, फॉर अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y, इफ dx इज इक्वल टू -66, dy इज इक्वल टू -99, d इज इक्वल टू 33, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ये पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि मैं दे दूंगा, तो उसमें अभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। अकल बड़ी क्या भैंस, ठीक है। dx का वैल्यू क्या है, -66। ठीक है ना, dy का वैल्यू क्या है, -99, d का वैल्यू क्या है, 33। आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, है ना। क्रेमर्स रूल से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। शाबाश, तो dx कितना है, -66 अपॉन d कितना है, 33 1 जा 33 2 जा, कितना वैल्यू आया, -2। समझ आया, हो गया सॉल्व, 1 मार्क्स आपके पास। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x - 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x + y इज इक्वल टू 11 बाय क्रेमर्स रूल। आपको d का वैल्यू निकालना है और 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए, एक कौन सा है 3x - 2y इज इक्वल टू 6 है और दूसरा कौन सा है 2x + y इज इक्वल टू क्या है, 11 है। अरे बात समझे। अब इससे d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, काफ़ी आसान है। d का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, 3 - 2 2 1, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 1 -2 × 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -4, माइनस प्लस, 3 + 4 7। ठीक है, हो गया सॉल्व, आसान है, समझना है। ठीक है, ये निकल गया आपका आंसर। तीसरे सवाल पर जाते हैं। ठीक है, अब तक दोनों के दोनों क्रेमर्स रूल। तीसरा, फॉर ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ 3x - y इक्वल्स टू -1, इफ y इज इक्वल्स टू 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ दिया है कि एक इक्वेशन है आपके पास 3x - 2y इज इक्वल्स टू -1। अगर इस इक्वेशन में y का वैल्यू 2 लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ y है वहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो क्या होगा बोलो, 3x 2
इंटू 2 इज इक्वल टू -1, 2 2 ज़ा -1 प्लस 4, 4 - 1 3 होता है, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। समझ में आया? हो गया, आसान है। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग 1 मार्क वालों में भी कभी कभी आप लोग सोचते बैठ जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + y इज इक्वल टू -6 विथ y एक्सिस। आपको दिया है कि अगर ये y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो आपको इसका आंसर पता लगाना है। हाँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विद द y एक्सिस, y एक्सिस के साथ, मतलब अब जब हम ये बनाते हैं, ठीक है ना, अब जो y एक्सिस के साथ में अगर मैं बनाऊंगा इसको, ठीक है ना, तो y एक्सिस के साथ में, मतलब ये y एक्सिस है मेरा, तो इसके साथ में इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, मतलब ये कहाँ पर कट करेगा, ये पूछा गया है। अच्छा, अब देखो, अब इसको करने के लिए क्या करोगे मालूम है, अगर मुझे y एक्सिस के लिए पूछेगा तो मैं क्या करूँगा, y पर क्या पॉइंट, x पर पॉइंट क्या दे दो 0, क्योंकि आपको पूछ कहाँ रहा है, कहाँ कट करना चाहिए, y पर। अब एक इक्वेशन और अननोन कितने, 2 है, तो 1 से 2 का आंसर तो आ नहीं सकता, तो आपको किसके लिए पूछा है, y एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस के लिए पूछा है तो x को क्या रख दो 0। अगर मैं x को 0 रख दूंगा तो क्या होगा बोलो, 0 + 4y इज इक्वल टू क्या है -6, 3 0 ज़ा 0, 4y इक्वल टू -6, 4y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6/4, 3 ज़ा 2 ज़ा, तो -3/2, y का वैल्यू क्या आया -3/2, x का वैल्यू क्या आया 0, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -3/2। समझना है, क्योंकि आपको क्या पूछा था, ये इक्वेशन y पे कहाँ कट करेगा, तो y पे कहाँ कट करेगा वो पता लगाने के लिए x को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो x को हटाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा 0। अगर क्वेश्चन उल्टा होता तो x पे पूछता तो हम कहाँ रखते हैं, y पे रखते। समझने आई बात? तो अब ये नया टाइप का प्रॉब्लम हो गया 1 मार्क में, जो अभी आप देख रहे हैं, ऐसा आ सकता है, पॉसिबल है। समझे? चैप्टर हमारे कम है, मार्क्स ज़्यादा होंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, ध्यान रहेगा? याद रहेगा पक्का? चलो, हाँ, 5वां सवाल सेम क्वेश्चन है। For simultaneous equation in x and y, if d is equal to 30, dx is equal to -18, dy equal to -12, then find the value of y। फिर वही क्वेश्चन है, आपको ये सब दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया है 30, dx का वैल्यू दिया है -18, dy का वैल्यू दिया है -12। आपको किसका वैल्यू पूछा, y का वैल्यू क्या होता है dy/d, सो dy/d होता है, तो dy कितना है -12/30, कितना सा होगा -2/5 है ना, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा, तो -2/5 है ना। इतनी बात समझ गए, हो गया, ये सवाल भी ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये होने के बाद हम जाएंगे छठे सवाल पर, ये ज़रा ध्यान से देखना। 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या है इफ़ k, 5 द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ बोथ दी, ये दिया हुआ, मतलब क्या बताता हूँ। देखो, 2 इक्वेशन है आपके पास, 4x + 3y इज इक्वल टू 19 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 4x - 3y इज इक्वल टू -11 है, ठीक है। और ये दोनों जो पॉइंट है इनका सोल्यूशन दिया है k, 5। k, 5 का मतलब इन दोनों का सोल्यूशन k, 5। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, जब ये 2 लाइन आपस में कट करेगी तो कौन से पॉइंट पे कट करेगी, k, 5 पर। अरे हम याद है ना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक सीधी लाइन आएगी, इसका भी ग्राफ बनाऊंगा तो एक सीधी लाइन आएगी। सपोज करो इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, k है, और y कोऑर्डिनेट क्या है बोल रहा है 5 है। तो आपको पता लगाना है भाई कि k का वैल्यू क्या होगा, समझ गए? तो k का वैल्यू पता लगाना, कैसे पता लगाएंगे, x की जगह क्या लिखेंगे k, और y की जगह क्या लिखेंगे 5, किसी भी एक इक्वेशन में लिख दो, कोई भी। सपोज करो पहले वाले में लिख देते हैं 4, x की जगह क्या लिखेंगे k, 3, y की जगह क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल टू कितना है 19, 4 3 5 ज़ा 15, 19, यहाँ जाके क्या होगा माइनस होगा, 19 - 15 कितना होगा 4, 4 और 4 क्या होगा कैंसिल, k का वैल्यू कितना आ गया 1। अब कोई जिद करेगा, बोलेगा सर आप इधर डाल दो, तो अलग नहीं हो जाएगा आंसर, सेम रहेगा।
पक्का? ठीक है, x की क्या डाल दें k 3, y की क्या डाल दें 5 इज इक्वल टू यहाँ क्या है -11, 3 5 15 इज इक्वल टू -11, इसको यहाँ भेजो -11 + 15 यानी कि 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 4 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू तब भी क्या रहा है 1। समझ गए है ना? आंसर चेंज नहीं होगा, इंग्लिश ग्रामर नहीं है ये। ठीक है, समझ में आया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला, 10 क्वेश्चन है टोटल 1 मार्क वाले, उससे सारे टाइप कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? अब उसका सबूत भी दूंगा मैं तुमको कि तुमको आ गया है, बताता हूँ कैसे। फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 5x + 2y इज इक्वल टू 6 इफ x इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। मतलब क्या, अगेन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 5x + 2y इज इक्वल टू 16 का ग्राफ बनाऊंगा और उसमें x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे अपन तो ओरली निकाल सकते हैं अभी। x की जगह 2 पुट करो, 5 2 10, 16 में से 10 माइनस करो, कितना बचा 6, 2 फेंक दो नीचे, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? अरे 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 3, y का वैल्यू कितना आएगा 3। हो गया सॉल्व। अब है ना, ओरली करने आना चाहिए अब तो, और MCQ में सॉल्व करके थोड़ी ना बताना है, ये तो तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। समझ गए? ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx पूछा है क्रेमर्स रूल से, ये आपको आता है निकालने, तो मैं बताऊंगा नहीं है। ठीक है ना? अच्छा चलो देख लो, 3x + 2y इज इक्वल टू -11 एक इक्वेशन है ये, और इज इक्वल टू 9 है। dx निकालना है, d नहीं। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं 3 7 2 -4 होता है, dx का वैल्यू निकालना है, यानी कि यहाँ तो इन दोनों का क्या आएगा -11 9 और 2 -4, -11 इंटू 44 हो जाएगा, +44, 9 2 18, 14 में से 6 8 गया, 6 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 26। समझ आया? ठीक है ना? बेसिक माइनस प्लस करना है। अच्छा, नीचे के 2 क्वेश्चन 9 और 10 बता देता हूँ। ये मोबाइल में आ रहा है? नहीं हो गया? अच्छा तो चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब 9 और 10 मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है? हाँ, 9 और 10 थोड़ा सा अलग है, ये यूजुअली पूछता नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है, मैं बोल के बता रहा हूँ वीडियो में ताकि तुम्हें याद रहे, एक्स्ट्रा में है ये। तो देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x + 2x + 3y इज इक्वल टू 8 एंड 6x - ky इज इक्वल टू 4 हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अभी आपने ये टर्म सुना ही नहीं था पूरे चैप्टर में। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन आपने, और यूनिक सोल्यूशन, ये 3 बातें सुनी ही नहीं है। देखो, अब कोई भी 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट करने पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? 1 पॉइंट। मतलब दोनों कॉमन 2 पॉइंट होते हैं पर उसमें एक कॉमन पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसके एक से ज़्यादा आंसर आ सके? जैसे कि अगर 3,6 आ रहा है तो 3 का डबल और 6 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 3,6 है, डबल कर देंगे तो 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। तो यहाँ पर भी आंसर आ रहा है ना? ऐसे कई सारे आंसर्स आ सकते हैं। तो ये वाले चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब क्या? उसके कई सारे आंसर आ सकते हैं। जैसे कि x + y इज इक्वल टू 8 है, बताओ ऐसे कौन से 2 नंबर्स है जिनको ऐड करके 8 आता है? 4 और 4 बस, और हाँ बस। इसका मतलब क्या है? इसके कितने आंसर आ सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। समझना है क्या मतलब है इसका? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस किसको बोलते हैं? तो अगर सवाल आ गया कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है तो कंडीशन याद रखना कि क्या होती है। कंडीशन ये होती है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है? c1/c2। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। याद रहेगा? ठीक है, बढ़िया है। हाँ अच्छा, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर 2x + 3y इज इक्वल टू 8 है, एंड 6x - ky इज इक्वल टू कितना है? 24 है। अपने को k का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? हाँ, अब बताओ k का वैल्यू मैं इससे तो निकाल ही सकता हूँ, ये जो ऊपर लिखा हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। उसके अलावा k का वैल्यू कोई और तरीके से निकाल सकता हूँ? क्रेमर्स रूल से निकाल सकता हूँ ना? वेरी गुड, ग्राफ वाले से। क्या बात है यार,
आज सूरज कहाँ से हो गया भाई। माशाल्लाह। चलो चलो ध्यान दो यहाँ पर। हाँ अरे देखो A1 क्या है 2, B1 ये A1 है, B1 है और ये C1 होगा। B1 कितना है 3, C1 कितना है 8, A2 क्या है 6, B2 क्या है -K, C2 क्या है 24। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो अपने को क्या मालूम है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अपने को K चाहिए, इसको छोड़ दो, खाली ये दोनों को ले लो। यहाँ पर B1 का वैल्यू क्या है 3/-K, 8/24, 8 1 जा 8 3 जा 3 3 जा 9, इधर क्या है -K। अपने को K चाहिए, माइनस को यहाँ भेज दो तो K का वैल्यू क्या आ गया 9। समझ में आया? आसान है, खाली कंडीशन मालूम होना चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये एक्स्ट्रा वाले से हमें याद रखना, अगर क्वेश्चन में कहीं बार बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, तो ये वो वाले क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चे 90 से 100 के बीच में स्कोर करते हैं। 90 तक तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक से आप जा सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है K का वैल्यू निकालना है। अगेन 2 इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं लास्ट क्वेश्चन में, 10th वाले में। वो है 5x - 3y इज इक्वल टू 1 एक दिया हुआ है, और दूसरा है 2x - ky इज इक्वल टू -4 है। और ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जो आपस में कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो अगर ये काटेगी नहीं तो इनका कोई सोल्यूशन बनेगा क्या? नहीं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। जैसे कि तुम और पढ़ाई, 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब 2 पैरेलल लाइन रहेगी, देखो उनकी कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। अरे दोनों सेम कैसे हो सकता है ना, एक में सोल्यूशन है एक में नहीं आता है सोल्यूशन, तो सेम तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। लिख दो क्या है, 5/2 होगा, ये -3 और -K होगा। अपने को K निकालने से मतलब है, ठीक है। अब क्या कर दो, इसको यहाँ भेज दो, ऐसे कर लो 5 × K, 3 2 ज़ा 6, K इज इक्वल टू 6/5 हो गया आंसर। समझ में आया? अरे 5 × K, 2 3 ज़ा 6, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड हो गया, सिंपल। क्या यही, ये तो उसका फॉर्मूला है ना। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल तो कंडीशन क्या होगी, उनके कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ओके तो ये 1 मार्क वाले 10 क्वेश्चन थे, इसके बाहर के कोई टाइप्स आपको नहीं आएंगे। अब इसका मैं आपको सबूत देता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन आ गया है या नहीं आया है, ठीक है। अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देंगे कि ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा आपका। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए आएगा, ठीक है। अब आप सबको ध्यान होना चाहिए कि साइमल्टेनियस हम कैसे सॉल्व करते थे। तो पहला क्वेश्चन आपको ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, 3x + 2y इज इक्वल टू 29 है, और दूसरा है 10x - 2y इज इक्वल टू 36 है। यहाँ 2 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, इनको साइमल्टेनियसली हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेना है, हमको मालूम है। यहाँ पर +2y है और यहाँ -2y। जब ऐसा रहेगा अपोजिट साइन के साथ और कोएफिशिएंट सेम रहेगा तो क्या करते हैं, ऐड करेंगे। डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ऐड 1 और 2। ऐसे सिचुएशन जहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन के साथ है तो क्या करेंगे, ऐड। क्योंकि हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन में एम क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को ख़त्म कर देना, या तो x को ख़त्म कर दो या तो y को ख़त्म कर दो, समझ गए ऐसा। तो अब चाहे ऐड करके ख़त्म करो चाहे सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म करो, पर ख़त्म करो। अब जैसे मच्छर को आप मारते हैं, मच्छर को मारते हो ना, अब उसको बैट से मार लो, मैट से मार लो, पैर से मार लो, बस ख़त्म करते हो ना। तो बस यहाँ पे भी ख़त्म करो, ऐड करके ख़त्म करो, सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म। कैसा भी मतलब बीच में मिटा मत देना पेपर, ठीक है। तो ऐड और 1 और 2 शांति, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ अब, 1 मिनट, ये और ये कैंसिल होगा, कितना होगा 13x, ये कितना होगा 6, 13 1 ज़ा 13 5 ज़ा, x का वैल्यू कितना आ गया 5। आंसर जब भी आएगा उसको किस में करेंगे, बॉक्स में। और एक बात भी याद दे दो, मैं आपके सामने पूरा एक बोर्ड का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा कि बोर्ड का पेपर लिखते कैसे, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू निकालेंगे।
अब क्या करेंगे, x के वैल्यू को कहीं भी पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन एनी ऑफ द इक्वेशन लाइक 1 में पुटअप कर दो। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या था, 29 था। तो x का कितना आएगा, 5 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 29। 3 5 15 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 29। तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 29 माइनस 15। 29 माइनस 15 कितना होगा, 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 1 होगा। y का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझे, हो गया। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 आ गया और ये तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एग्जाम में याद रखना, ये दोनों, इस पर 1 मार्क्स है, इस पर 1 मार्क्स है। यहाँ तक लेके आओगे तो कुछ सॉल्व करके दिखाओगे तो आधा रहता है, मेन आंसर पे आधा रहता है, ऐसा कुछ रहता है मार्क्स वहाँ पर एडिशन। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन में दूसरा टाइप आपको ये भी मिल सकता है 2 मार्क में। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है ना, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। क्या बात है, बहुत दिमाग चल रहा है, सही है। तो एक बार ऐड करेंगे, अब अपने पास इतना फटाफट टाइम नहीं है। ऐड 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे एक बार। तो 15 17 21 17 15 11, यहाँ 21 था, मैंने 11 लिखा, देखते भी नहीं हो। कितना होगा, 32 अरे बराबर है, ठीक है, समझ गए, आवाज़ नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 1 वाला इक्वेशन क्या है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। उसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस 15y इज इक्वल टू 11। जब भी सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन को चेंज करेंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 15 में से क्या गया, माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल, ठीक है। अरे भाई अभी तक 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हो रहा है, प्लस माइनस से कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुआ। ये दोनों में बड़ा कौन है, 17, साइन क्या है, माइनस तो माइनस है। ये दोनों में बड़ा कौन है, 17, साइन क्या है, प्लस तो प्लस आया। ये दोनों में बड़ा कौन है, 21, साइन क्या है, प्लस है तो प्लस आएगा, सिंपल। अब यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो बताओ अंदर बचेगा क्या, x माइनस वाई बचेगा और इज इक्वल टू क्या है, 10 है। यहाँ पर -2 को यहाँ डिवाइड करा दो, 10 अपॉन -2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया, -5 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया और ये कौन सा इक्वेशन हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे बोलो, ऐड 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर दो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -5 है। माइनस वाई कैंसिल, 2x, 1 माइनस 5 -4, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 आ गया। पुटअप कर दो कहीं पर भी, -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। -2 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2, y प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, y का वैल्यू कितना आएगा, 3। हाँ थोड़ा तो बड़ा समय, कहाँ पर, हाँ तो करो, सबट्रैक्ट करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो ठीक लगे तुम वो कर सकते हो, ठीक है ना, समझ आया। तो ये हो गया एक और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा हाँ, अब चलते हैं आगे वाले एक क्वेश्चन पर, इसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है बेटा, सही से बैठ जाओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, बराबर। कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, 3√6, 4√2, 5√3 एंड यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। कैसे करेंगे, क्रॉस करेंगे, मालूम है ना,
3√6 इंटू 2 माइनस 4√2 इंटू 5√3 बराबर है 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे कैसे होगा बताओ 4 5 ज़ा 20 √2 इंटू √2 3 ज़ा 6 20√5 कैसे होगा ना। और दोनों में √6 से तो ऐड हो जाएगा, ये कितना होगा 26√6 ओके ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पर जाएं। इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू 31 है, m का वैल्यू फाइंड आउट करना। मतलब क्या उसने बोला है कि यहाँ पर m है, यहाँ 2 है, -5 है, यहाँ 7 है, इसको सॉल्व करके 31 आ रहा है। ये क्वेश्चन अक्सर बार आता है 2 मार्क्स के लिए। कैसे करेंगे, जैसे करते हैं सॉल्व, m इंटू 7 कितना होगा 7m, -2 इंटू -5 कितना होगा -10 इज इक्वल टू 31, माइनस माइनस प्लस, तो +10 इज इक्वल टू कितना होगा 31, ये आकर माइनस हो जाएगा, 31 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 21, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा m का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। समझ में आया। डिटर्मिनेंट का ही सम है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी गई है, समझे। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये है, ये दिया जाएगा तो क्या करोगे, यही करोगे ना, क्रॉस ही करोगे ना। क्रॉस करके सपोज कर लो खाली एक्स्ट्रा में यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके m का वैल्यू निकालना है, ठीक है ऐसे, ठीक है हो गया। अब इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, है 2-3 क्वेश्चन और है पर एक क्वेश्चन और करा देता हूँ तो बस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स 4, -2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 6 और नॉट। क्या मतलब है, हमें चेक करना है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पेपर में कि 2x + y = 6 है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कौन सा 4, -2, क्या ये ग्राफ पर लाई करेगा या नहीं करेगा, मतलब ये इक्वेशन पर आएगा या नहीं आएगा। कैसे मालूम पड़ेगा, ये पॉइंट हमेशा किसका होता है x का, ये पॉइंट किसका होता है y का। तो ज़रा रख के देखो, यहाँ पर x की जगह 4 रखो और y की जगह क्या रखो -2, सॉल्व करो, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8 -2 कितना हो रहा है 6, इससे मैच हो रहा है। अगर मैच हो गया तो यानी कि क्या कर रहा है, उस पर लाई कर रहा है। समझ आया ऐसे, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स वाले आपके सारे क्वेश्चंस थे जो आपको यहाँ पर समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 3 मार्क वाले में कुछ सिलेक्टेड सम्स करवा रहा हूँ क्योंकि किताब में भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो वो यूजुअली दिखते नहीं है नहीं, ठीक है ना, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ग्राफ वाला क्वेश्चन हम सबको मालूम है, एक रिकैप के लिए बता रहा हूँ, जहाँ पे जो आसान वाला क्वेश्चन दिया है। ग्राफ वाला क्वेश्चन आया तो याद रखना, टेबल पर 1.5 मार्क्स होंगे और 1.5 मार्क्स ग्राफ पर होंगे, सोल्यूशन बताने तक पर, ठीक है ना। तो पूरे डिवाइडेड रहते हैं मार्क्स उस पर। और याद रखो मैथ्स का जब भी पेपर होगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना आए तब भी उसको कुछ जितने भी स्टेप्स आए वो लिख कर आना। क्यों, क्योंकि स्टेप्स पर भी क्या होता है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, पर हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना, हमें तो टॉप करने के लिए पढ़ना है। बट बता रहा हूँ अगर कभी ऐसा हुआ तो वर्स्ट केस सिनेरियो। अब इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करते हैं हम लोग ग्राफिकली सॉल्व, बताओ। पहले हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को वहाँ भेजेंगे, है ना। तो x = 5 - y कर सकता हूँ यहाँ पर। वैसे यहाँ पर इसको यहाँ भेज देता हूँ और इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो 3x - 3 = y हो जाएगा। हो गया ना, कोई एक वेरिएबल यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे x, y और x, y। पहले वाली इक्वेशन के लिए पहले टेबल बना लेते हैं। 3 पॉइंट्स हमें चाहिए बच्चों, तो 3 पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। कौन से पॉइंट्स आएंगे बोलो? 0 1 2। y में ही लिखूंगा ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किस साइड ज़्यादा है, y के साइड ज़्यादा है ना इन्फॉर्मेशन, है ना। तो अगर y में 0 रखा तो 5 - 0 5, 5 - 1 4, 5 - 2 3। तो आपके यहाँ के पॉइंट्स क्या हो गए, 5, 0 4, 1 3, 2। ठीक है। अब यहाँ है x y और x, y,
यहाँ भी टेबल बन जाएगा। एग्ज़ाम में टेबल कहाँ बनाओगे, आंसर शीट में बनाओगे कि ग्राफ पेज पर बनाओगे? आंसर शीट में बनाओगे। ग्राफ पेज पे ग्राफ बनाओगे। अगर ग्राफ पेज के दूसरी साइड पे लाइन दिया हुआ तो क्या करोगे? वहाँ बनाएंगे। बना आप कहीं पर भी सकते हो, उस पर भी मैं कहूँगा कि आप ग्राफ पर बनाओ। क्यों? क्योंकि पीछे वाला जब पॉइंट देखने की कोशिश करेगा उसको बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। चलो पेपर प्रेजेंटेशन के टाइम पे बताऊँगा क्या करना है। यहाँ क्या होगा, क्या पुटअप करेंगे बोलो? किस में पुटअप करेंगे? एक्स या? हाँ शाबाश, चलो 0 1 2। अब यहाँ अगर 0 पुटअप किए तो 3 0 जा 0, 0 माइनस 3 कितना होगा? -3। 1 पुटअप किए तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0। 2 पुटअप किए तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3। तो 0, -3 1, 0 2, 3। फिर आप लाइन प्लॉट कर देंगे, जहाँ वो इंटरसेक्ट हो गई आपका ग्राफिकल सोल्यूशन वहाँ आपको मिल जाएगा। समझ गए? आसान है, ठीक है। एग्ज़ाम में दिक्कत कहाँ होती है? जब डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए वहाँ पर दिक्कत होती है। तो इस ग्राफ से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी, उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। यूजुअली नंबर्स भी क्या हो जाते हैं? सेम आ जाते हैं। तो कहीं कहीं पर अगर हमें ग्राफ के टेबल की कुछ वैल्यूज़ याद है तो बहुत बेहतर है, एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। बाय द वे, हमें जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो टाइम मिला है, बोर्ड का जो टाइम दिया गया है ना हमें, इस बार 2.5 घंटे का पेपर है या 3.5 घंटे का? 2 घंटे का पेपर कितने का हो गया? 2.5 घंटे का। 3 घंटे का हो गया जो, तो कितने घंटे का हो गया है? 3.5 घंटे का। तो जो आधे घंटे का जो स्लॉट है ना, आधे घंटे, वो एक्चुअली पेपर में ही काउंट होने वाला है। आपको टाइम बढ़ा के दे दिया गया, टाइम आपको बढ़ा के दिया गया है। मतलब अब आपका जो 3 घंटे का पेपर, उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 3.5 घंटे मिल रहा है। यानी कि आपका मराठी का पेपर आसानी से होना चाहिए, टाइम का दिक्कत नहीं आना चाहिए, आराम से लिख सकते हो पेपर, ठीक है। चलो और 3 मार्क वाले क्वेश्चन देखें। अच्छा, एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, तुम्हारी हसरत पूरी हो जाएगी। हाँ, ये 1-2 प्रॉब्लम देखना ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम है एक, देखो क्या है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज greater by 1 and thrice the numerator. If the numerator is decreased by 1, then the fraction is reduced to 1/3. Find the fraction. खत्म, डेड है ना, कुछ नहीं समझा। देखो, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? उसको बिट्स एंड पार्ट्स में बांटा जाए और फिर सॉल्व किया जाए। क्या करना है? बिट्स और पार्ट्स में बांटो और फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर सुनो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लेते हैं, मान लेते हैं, रफ में करते हैं। एक न्यूमरेटर को x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं। तो वो बोला कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर बाय 1। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब ये, इज माने क्या? इक्वल्स टू, ग्रेटर माने क्या? +1। देन थ्राइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का थ्राइस, ये न्यूमरेटर इसका थ्राइस कितना होगा? 3x। हाँ तो क्या? अब इसको फिर से सेंटेंस में पढ़ लो। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1 एंड थ्राइस द न्यूमरेटर। हो गया। तो पहले थ्राइस बोलते फिर जो भी है इंटरप्रिटेशन, समझा? एक इक्वेशन, अब इससे अपन एक इक्वेशन तो बना लेंगे ना यार। इसको यहाँ भेज दो या इसको यहाँ भेज दो, यह -2x हो जाएगा। 3x यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, तो x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? -2x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा? 1। इक्वेशन 1 तो बन गया है तुम्हारा। आगे क्या बोला है? इफ़ द न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 1 देन द फ्रैक्शन इज रिड्यूस टू 1/3। अगर न्यूमरेटर को डिक्रीज बाय 1 करो, न्यूमरेटर में से कितना निकाल दो? 1 निकाल दो, तो पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3। समझ में आया? इसको सॉल्व करो अब, तो ये क्या होगा बोलो? 3 × x - 1 इज इक्वल टू y 1 जा y। तो ये क्या होगा बोलो? 3 × x 3x, 3 1 जा क्या होगा? 3 इज इक्वल टू क्या होगा? y। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सॉरी, इसको यहाँ भेज दो पहले, -y यहाँ भेज दो और 3 को क्या भेज दो यहाँ पर। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर डायरेक्ट रफ में कर देता हूँ यहाँ पे सॉल्व। -y + y कैंसिल हो गया। 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? x। 3 + 1 कितना होगा? 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। x का वैल्यू 4 आ गया। अब x का वैल्यू 4 आ गया तो रख दो यहाँ पर x का वैल्यू 4 को। -2 × 4 + y इज इक्वल टू कितना होगा? 1। -8 + y इज इक्वल टू क्या होगा? 1। -8 यहाँ कर क्या होगा? प्लस, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। हो गया, आसान।
ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट नहीं होता है, हमने एक मिथ बैठा लिया कि डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। एक मिथ है हमारे इसमें कि डिफ़िकल्ट है। उल्टा तो आसान है, मुझे तो लगता है ये उल्टा आसान है। क्यों? अगर हम सेंटेंस को डिकोड कर सके तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ये एक आखिरी प्रॉब्लम कर लेंगे आज के लिए और फिर होमवर्क देता हूँ मैं आप लोगों को। 2 प्रॉब्लम है, नहीं लास्ट वाला तो आएगा नहीं इस तरह से। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मिला होगा, याद है? एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है और उसमें करते क्या है हम, ठीक है ना। क्या होता है अपस्ट्रीम और क्या होता है डाउनस्ट्रीम, आपको मालूम है? आपने पहाड़ चढ़ा होगा, है ना। आप पहाड़ चढ़ते तो ऊपर की तरफ चढ़ रहे, तो आपको ज़ोर लगाना पड़ता है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ऊपर चढ़ रहे हो और अपोजिट, हाँ कैसे जा रहे हो? अपोजिट, तो आपकी स्पीड कम होती है वहाँ पर। पहाड़ से नीचे उतरे तो धड़ 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 धड़, ऐसे कैसे धड़ 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 नहीं होता है, टक 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 छुपता है पैर में। पहाड़ से उतरे नहीं हो गया कभी? हैं हाजी मलंग नहीं गए हैं? तो वही तो कमाल है। ठीक है ना। हमने मुमरा का पहाड़ चढ़ा था, छोटे थे तो एक ही बार पहाड़ चढ़ा हूँ, तो ठीक है वो मन्नत थी ना। चलो 6 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कुछ ऐसा ही होता है। जब आप बोट जो होती है तो अगर वो उसके डायरेक्शन में जाएगी, अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब पानी इसको क्या करेगा? रोकेगा ना। पानी अगर यहाँ जा रहा है, हम यहाँ जा रहे हैं, तो पानी हमको रोकेगा ना, पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। और डाउन स्ट्रीम में मतलब पानी भी यहाँ जा रहा है, आप भी यहाँ जा रहे हो, तो आपकी स्पीड के साथ पानी की स्पीड भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, बराबर। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, कैसा भी क्वेश्चन आए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पर 2 स्पीड लेनी है, एक तो बोट की स्पीड और दूसरी पानी की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड, और अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। समझ में आया क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में नीचे की तरफ जा रहे हो तो दोनों उसकी स्पीड में क्या हो जाएगी? ऐड, और वो सब्ट्रैक्ट। याद रहेगा, उसको पहाड़ से रिप्लेस कर दो तो समझ आ जाता है। ठीक है बात। तो हमारा सवाल क्या, अब इक्वेशन आप लोग ही बनाएंगे तो बताएं ध्यान से। स्पीड का फॉर्मूला तो मालूम है ना क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये आप ही को इक्वेशन बनाना, आप सभी को मिलके देखते हैं कितना दिमाग है। ठीक है, सुकेश कैन रो डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सुकेश जो है नीचे जा सकता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब नीचे उतरेगा कितने? 24 किलोमीटर 2 घंटे में नीचे उतरा। मतलब आप सपोज करो पहाड़ से उतर रहे हो नीचे, और कितना उतरना है? 24 किलोमीटर। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। एंड अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और ऊपर जाने का उसको, तो ऊपर जाने के लिए भी कितना किलोमीटर लगेगा? 24। अरे 24 नहीं, क्या बोला? अच्छा, अप स्ट्रीम सिर्फ कितना जा रहा है वो? 8 किलोमीटर। अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऊपर जाने में सिर्फ 8 किलोमीटर में 2 आवर्स लगते हैं। और अगर नीचे उतरेगा वो, अगर नीचे उतरते 24 किलोमीटर वो उतर सकता है 2 घंटे में नीचे। फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। मतलब उसकी स्पीड आपको बतानी है रुके हुए पानी में और करंट वाटर में। मतलब वही, एक बार पानी के डायरेक्शन में स्पीड बतानी है और एक बार पानी के डायरेक्शन के अपोजिट में स्पीड बतानी है। मतलब एक स्पीड आप ले लो करंट वाटर और एक स्पीड ले लो आपकी स्टिल वाटर। कैसे करेंगे हिंट देता हूँ बेसिकली, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 केसेस है यहाँ पर। एक में दिया है डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर का। टाइम कितना है? 2 आवर्स का। और क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बोलो? एक्स और वाई क्या होता है? ऐड होता है। ये क्या होता है? ऐड होता है। ये बताओ, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ये क्या होगा? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एच इज इक्वल टू डी/टी। ठीक है ना। स्पीड क्या है यहाँ पर? x + y। डिस्टेंस कितना है? 24। टाइम कितना है? 2 को यहाँ भेजो तो 2 है, या तो ऐसे कर लो 2 1 जा 2 12 जा। x + y = 12। पहला इक्वेशन बन गया। क्या बात है। दूसरे वाले में डिस्टेंस कितना है बोलो? 8 किलोमीटर। टाइम कितना है? दो, उसमें भी 2 आवर्स है। हाँ, उसमें भी टाइम कितना है? 2 आवर्स है। और
अपस्ट्रीम है x माइनस वाई। इतनी बात समझे? तो अब यहाँ पर भी स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलो, d/t। तो ये कितना होगा x माइनस वाई। डी कितना है 8/2। 8/2 कितना होता है 4। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दो तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 12 4 16, 8 हो गया। ये 8 आ गया। हाँ तो उससे y निकाल लेना जो भी है। y निकालोगे तो ये 8 में कितना मिलाएंगे तो 12 होगा 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 हो गया। समझ गए? 4 किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड जो भी आंसर आ गया। आंसर हार्ड है, एग्जाम में छोड़ के आते हैं हम लोग। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जहाँ आते हैं हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि हमें ही खुद आएंगे। फिर हो गया। हाँ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो क्या बदलेगा, कुछ बदलेगा ही नहीं। आप ढूंढ के कर लो ना क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट में तो मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस कराने का यही तो एम है मेरा। आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप में कॉन्फिडेंस नहीं हो 4 मार्क के क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन करने का। ठीक है, समझ गए? हो गया। वहाँ पर 4 मार्क वाला अभी फ़िलहाल नहीं करा ना, शायद आप लोग रेडी नहीं है उसके लिए। ठीक है।